Good morning, students. This video is the part 2 of chapter 6, that is Poets and Pancakes. In the part 1, we have covered the first part of our chapter, and now we move on to the second part. Okay, so the last scene which we discussed in our first part is that there is a scene of conversation between office boy and Shokamitran, and the office boy criticized the Kotmangalam Subbu there. Okay, he said that Kotmangalam Subbu was the number 2 at the Gemini studio, but that person was not right at number 2 because he doesn't have so much capabilities that he gets such a position in the Gemini studio. And according to office boy also, he said that in the matter of education also, especially the formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over boy. ठीक है, तो ये कहना चाहता था ऑफिस बॉय कि वो इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है जितना कि ऑफिस बॉय है, लेकिन फिर भी उसकी एक पोजीशन है जो कि सही नहीं है. ठीक है, चलिए और देखते हैं वो कैसे क्रिटिसाइज करता है. He had the ability to look cheerful at all the times, even after having had a hand in a flop film. He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. ठीक है, सो यहाँ पे ऑफिस बॉय ये बता रहा है कि वो हमेशा चीयरफुल मूड में रहता है, चाहे जो उसकी फिल्म है वो फ्लॉप भी हो जाए. एंड ही हैड ऑलवेज वर्क फॉर समबडी, हमेशा उसके पास दूसरों के लिए काम होता था. एंड ही कुड नेवर डू थिंग्स, वो खुद काम नहीं करता था, लेकिन जो उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी है, काम के प्रति जो उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी है, वो उसे एक आइडेंटिटी देती थी. ओके, ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म. टेलर मेड मीन्स ही इज़ अ बेस्ट फॉर द फिल्म्स. एंड हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. ठीक है, वो एक ऐसा पर्सन था जिसे जब भी कोई कमांड दी जाती थी या कोई काम दिया जाता था उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करता था. ठीक है, उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट आगे पोइट शेयर कर रहे हैं दैट द राइट fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on the victim's offspring. ठीक है, तो ये जो कहानी सी यहाँ पे आपको दिख रही है वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से जो सुब्बू था वो अपने काम को कितनी लॉयल्टी से निभाता था. ठीक है, तो इस पैसेज में बताया गया था कि एक बार एक डायरेक्टर था जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सीन को कैसे शूट करे. सीन क्या था कि जिसमें एक जो रैट था वो टाइग्रेस के साथ लड़ता है अंडर वाटर. ठीक है, एंड किल्स हर, टाइग्रेस को मार देता है, लेकिन जो कब्स हैं उसके जो बच्चे होते हैं टाइग्रेस के, उनको देख के उसे पिटी फील होती है. ठीक है, पिटी मतलब होता ही है दया फील होती है. ठीक है, तो वो जो डायरेक्टर वो कह रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस सीन को कैसे शूट करे कि जो रैट है वो अपनी पिटीनेस कैसे दिखाए. ठीक है, तो जो सुब्बू को जैसे पता चलता है तो वो 4 वेज बता देता है, 4 तरीके बताता है कि कैसे इस सीन को शूट किया जा सकता है. एंड गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव एनफ. लेकिन जैसे वो बताता है, डायरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इफेक्टिव, जो भी उसने मेथड बताया उसने बोला कि हो सकता है कि मेथड सही नहीं है. द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो जैसे ही सुब्बू को पता चलता है कि जो प्रोड्यूसर है उसे वो बात समझ नहीं आई है, उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने 14 और नए मेथड्स बता दिए जिस तरह से सीन को शूट किया जा सकता था. ओके, सो फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, एंड इफ एवर देर वॉज अ मैन हु गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स इट वॉज सुब्बू. ठीक है, तो ऑफिस बॉय यहाँ पे उसकी तारीफ भी कर रहा है कि उसका जो काम करने का तरीका था, ठीक है, उसके साथ फिल्म मेकिंग एक बहुत ही ईजी काम बन चुका था. ओके, चलिए आगे देखते हैं. It was Subbu. Subbu had a separated entity as a poet. अब देखिए हमने पहले पढ़ा कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता था, डायरेक्शन भी कर रहा है. अब एक और क्वालिटी सुब्बू के सामने आई है, डेट इज़ अ पोइट. एंड थॉट ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स. वो पोइट्री भी करते थे और लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो कॉम्प्लेक्स लिख सकते थे, हायर फॉर्म्स लिख सकते थे. बट ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस. डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के, लेकिन वो जानबूझ के सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे ताकि लोगों को उनकी जो पोइट्री है वो समझ में आए. ठीक है, हिज सक्सेसफुल फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट.
ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझेंगे ज़रा कि वो फिल्म्स में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनका जो डायरेक्शन का तरीका था या आप कह सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग का जो तरीका था वो इतना अच्छा था कि जो उनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स थी, क्योंकि उन्होंने लिटरेचर जो उनकी राइटिंग्स थी उसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं की थी, ठीक है, उसको ओवर शैडोड कर दिया था। ओवर शैडो मतलब कि वो उभर के नहीं आ पा रहा था उनका जो पोइटिक नेचर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को ड्वाफ्ट बना दिया था। ड्वाफ्ट मतलब होता है वैसे छोटे कद के को लोग हम बोलते हैं ड्वाफ्ट, तो जो उनकी पोइटिक जो लिटरेरी अचीवमेंट्स उनको ड्वाफ्ट बना दिया था, ठीक है, किसने? उनके फिल्म्स के सक्सेस ने, ठीक है। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, ठीक है, उन्होंने बहुत से कहती है ऐसे अपनी ट्रू ऑटोग्राफिकल बेस्ड या ट्रू स्टोरी पोएम्स लिखी हैं जिनको फोक का उन्होंने टच दिया है, और डिक्शन होता है अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और एक उन्होंने नॉवल भी लिखा है थैलेना मोहन भाला विद डजन्स ऑफ वेरी डेफली इच्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। डेफली इच्ड का मतलब होता है बहुत इंस्पायरिंग वे में लिखा जाना। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, ठीक है, जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि मूड ऑफ द पोएम्स फोक रिफ्रेन, ये हमने कर लिया। ही क्वाइटली सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। देवदासीज एक तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो अर्ली 20th सेंचुरीज में ज़्यादा दिखती थी, ठीक है, तो उनको कहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शाया था अपनी पोइम्स में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। अब एक और करेक्टर हम देख रहे हैं सुबह का कि वो एक अमेजिंग एक्टर भी था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे लीड रोल्स चाहिए, बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, ठीक है। तो जैसा भी उनको छोटा मोटा जो रोल मिल जाता था उन रोल्स को वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे, ठीक है। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन हु कम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, ठीक है। तो अभी एक और हमें क्वालिटीज़ उनकी पता चल रही हैं, ये हमने काफ़ी क्वालिटीज़ उनकी देख ली हैं, पोइट की देख ली, एक्टर की देख ली, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छे थे। एज ए जेन्युइन लव फॉर एनी वन, उनके घर में काफ़ी ऐसे लोग थे जो परमानेंटली रहते थे, या जो कोई भी आता था वो सबको अपने घर में बुला लेते थे, चाहे वो कार रिलेशन हो, एक्वेंटेंसेस हो, एक्वेंटेंस मतलब होते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन नहीं होता लेकिन हम जानते हैं, जिनसे हमारी जान पहचान हो। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबुज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ पीपल, ठीक है। तो लेकिन वो कभी इस चीज़ को जताते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी बिल्कुल भी देखने में जब किसी को देखते थे कि वो किस जेन्युइनिटी से बिहेव करते थे, ठीक है, तो ये चीज़ें लोगों को देखने में बहुत ही अजीब लगती थी, ठीक है। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज, ठीक है, लेकिन इतने अच्छे नेचर होने के बाद भी उनके एनिमीज थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, ठीक है। तो उसका एक कारण ये भी था क्योंकि वो बॉस के इतने क्लोज थे। और वॉज इट इज़ जनरल डैमनेट, तो यहाँ पे जो ऑफिस बॉय वो कह रहा है कि ये रीज़न हो सकता है कि एक तो वो बॉस के इतने करीब थे, तब ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसलिए उसके एनिमीज थे, या डैमिनियर। डैमिनियर का मतलब होता है आपका जो बिहेवियर है लाइफ को लेके, लोगों को लेके या काम को लेके, उसको हम डैमिनियर कहते हैं, ठीक है। या कहते हैं और इट वॉज जनरल डैमिनियर भी हो सकती है, डैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेनिस्ट, ठीक है। तो लोग उसे जो है वो चापलूस मानते थे, ठीक है। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और वो कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं कहते थे। तो ये भी कुछ ऐसे रीजंस हो जो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन चुकी थी, ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके कुछ एनिमीज थे। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। सो देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, ठीक है। और एक वो जो ऑफिस बॉय वो खुद ही अशोका मित्र भी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्योंकि वो हमेशा उससे जेलसी करता था और उससे लगता था, तो सबसे ज़्यादा जो डायरेस्ट पर्सन उनके लिए था, ठीक है, वेरी पुअर क्वालिटी बोलते हैं हम डायरेस्ट को, वो सुब्बू के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो कौन था? वो ऑफिस बॉय था, ठीक है। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस but in the attendance roles he was grounded under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets, and lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं, अगला इंसिडेंट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सुब्बू को बॉस के साथ देखा जाता था लेकिन सिर्फ अटेंडेंस रोल्स में। ही वॉज ग्रुप्ड, उसको वो भी एक डिपार्टमेंट में काम करता है जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, जहाँ पे एक स्टोरी डिपार्टमेंट एक लॉयर भी था और उसमें राइटर्स और पोइट्स भी थे, ठीक है। जो लॉयर था वहाँ पे वो लीगल एडवाइज़र की पोस्ट के ऊपर था, ठीक है। लेकिन लोग जो थे उसे वो ऑपोजिट कहते थे, ऑपोजिट नाम से बुलाते थे, उसे इलीगल एडवाइज़र कहते थे,
उसके पीछे भी एक इंसिडेंट है, वो हम देखेंगे अभी। क्या इंसिडेंट था? एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। ठीक है, एक एक्ट्रेस थी जो कि टैलेंटेड थी लेकिन साथ में टेम्परामेंटल भी थी। ठीक है, टेम्परामेंटल होता है जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वंस ब्लू ओवर द सेट, ब्लू ओवर मतलब गुस्सा आ जाना। ठीक है, वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। ठीक है, उस तो क्या हुआ था कि एक बार उसे किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया। ठीक है, जो एक्ट्रेस थी वहाँ काम कर रही थी, जो लॉयर था उसने चुपके से रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया और जो जो उसने बातें बोली थी वो सारी रिकॉर्ड हो गई। सो व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर द ब्रेथ द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसने उसी वक्त फटाफट उसके सामने वो चला दी। एंड देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो उसमें देखो उस एक्ट्रेस ने टायरेट मतलब होता है लॉन्ग एंग्री स्पीच दे रखी थी, किसके खिलाफ? प्रोड्यूसर के खिलाफ। ठीक है, अनमेंशनेबली मतलब होता है टू एम्ब्रेसिंग जो बहुत ही एम्बेरसिंग करने वाली चीज़। ठीक है, इनक्रिमिनेट का मतलब मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। ठीक है जी, तो जैसे उसने सुनी अपनी आवाज़, व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वाज स्ट्रक डाउन। ठीक है, तो उससे सन रह गई वो। एंड अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड शी हैडंट गो थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रीसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एज फेस्टिफिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैप्टिवेटेड इन एंड शी नेवर क्विट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर। ठीक है, तो वो जो एक्ट्रेस जिसने अभी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ देखनी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस होना था, वो उस टेरर से बाहर ही नहीं निकल पाई और उसने अपना करियर जो था वो वहीं पे छोड़ दिया था। और उसी इंसिडेंट के बाद जो लोग थे वो उसे लीगल एडवाइज़र की जगह इलीगल एडवाइज़र कहते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, ये हमने पढ़ लिया। शी फेल्ट दैट डे एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर करियर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो करियर है वो खत्म हो गया था, लीगल एडवाइज़र। अब यहाँ पे अगले इंसिडेंट हम कुछ लीगल एडवाइज़र की पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ लीगल एडवाइज़र जो था, ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था वो भी। ठीक है, एंड हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड। ठीक है, अनविटिंगली मतलब होता है अनइंटेंशनली, मतलब उसने सोचा नहीं होगा कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो भी था उसके इंसिडेंट की वजह से एक जो सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी उसका करियर ख़त्म हुआ है। ठीक है, while every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of a male. ठीक है, चलिए देखेंगे अभी। तो यहाँ पे कुछ ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता रहे हैं कि बाकी जो लोग थे वहाँ पे वो खादी धोती पहनते थे, साथ में क्लम्सली मतलब होता है ढीला ढाला सा शर्ट भी डालते थे, लेकिन जो लीगल एडवाइज़र था वो हमेशा कोट में दिखता था। एंड ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अ न्यूट्रल मैन इन an assembly of Gandhi hitties and Khadi hitties. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि वो एक ऐसा पर्सन था जो कि गांधी हिटीज़ और खादी हिटीज़, गांधी हिटीज़ मतलब वहाँ पे मैक्सिमम ऐसे लोग थे पोएट साइड जो गांधी जी को फॉलो करते थे और खादी पहनते थे, वहाँ पे वो थोड़ा अलग अलग दिखता था। ठीक है, लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। ठीक है, एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। एंड थ्रू अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि फिल्म प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, तो फिल्म बनी, लॉट ऑफ पैनकेक मेकअप मटेरियल यूज़ किया गया। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन वो फिल्म नहीं चली और स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गई। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंसिडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। ठीक है, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया तो एक लीगल एडवाइज़र को भी, अपनी एक लॉयर जो था उसे भी अपनी जॉब खोनी पड़ी। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि अगर कोई स्टोरी डिपार्टमेंट होता है तो लॉयर की जॉब चली जाती है, पर क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में था तो उसकी जॉब चली जाती है। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो वॉज अ फेवरेट हॉन्ट। तो यहाँ पे हमारा इंसिडेंट्स कुछ खत्म हुए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, दिस चैप्टर इज इंसिडेंटल बेस्ड, तो डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला हम जो इंसिडेंट्स है वो पढ़ेंगे हम पोइट्स के बारे में, कि पोइट्स वहाँ पे आते जाते थे काफ़ी। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो वॉज अ फेवरेट हॉन्ट। फेवरेट हॉन्ट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाना इंजॉय करें। ठीक है, तो फेवरेट हॉन्ट था किसका? काफ़ी पोइट्स का, जिसमें एस.डी.एस. योग्यार है, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिनिद्रा चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो पोइट्स वहाँ पे जाते रहते थे। इट हैड एन एक्सीलेंट
मैस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी ऑल द टाइम। तो वहाँ जेमिनी स्टूडियो में एक अच्छी मैस भी थी जहाँ पे एक अच्छी कॉफ़ी मिलती थी दिन को और कई बार रात को भी। Those were the days when the Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग मिलते थे, पॉलिटिक्स की बातें होती थी, तो कॉफ़ी साथ में ये सब, क्योंकि जो चैप्टर है इसमें शोका मित्र ने अपना एक्सपीरियंस बता रखा है, अपना जॉब एक्सपीरियंस, तो वो सारी बातें उन्होंने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। Bearing the office boy and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for the poetry। ठीक है, तो वहाँ पे प्री रिक्वेस्ट मतलब होता है रिक्वायर्ड और लेजर टाइम मतलब होता है जो रेस्ट टाइम होता है। ठीक है, तो कहते हैं इन ऑफिस बॉयज़ को छोड़ के बाकी और कुछ क्लर्क्स को छोड़ के सबका वहाँ पे एक लेजर टाइम होता था और सब जो है वो वहाँ पे खादी पहनते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे। बट बियॉन्ड डैट दे हैड नॉट द फैंटियस्ट एप्रिसिएशन फॉर द पोलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड। ठीक है, लेकिन उनके जो पोलिटिकल थाट्स थे वो मिलते नहीं थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्ड्स टू द टर्म कम्युनिज्म। उस वक्त कम्युनिज्म का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड सा आया था। ठीक है, लेकिन ये जितने भी हमारे पोइट्स हैं इनके अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट जो थे वो गॉडलेस मैन होते, मतलब उनको सही नहीं समझा जाता था जो कम्युनिस्ट पीपल थे। ठीक है, कम्युनिस्ट पीपल दे आर द गॉडलेस पर्सन। ठीक है जी, एंड ही हैड नो फिलियर और कॉन्जुगल लव। उनको ऐसा लगता था ये जो ये कम्युनिस्ट होते हैं इनकी कोई किसी तरह की मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपस में भी लोगों में, लेकिन उनके जो विचार हैं वो सही नहीं होते हैं। ठीक है, ही हैड नो कंपल्शन अबाउट किलिंग हिज ऑन पेरेंट्स और हिज ऑन चिल्ड्रन। उनको ऐसा लगता था कि वो किसी के नहीं होते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। ठीक है, उनको यही लगता था कि जो कम्युनिस्ट हैं वो इग्नोरेंट और जो आम लोग हैं उनको उनकी भावनाओं को उनको नुकसान पहुँचाते हैं। सच नोशंस विल प्रिवेल्ड एवरीवेयर इन साउथ इंडिया। ठीक है, उस वक्त इस तरह की बातें फैली हुई थी। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड एविडेंस इट वाज सून फोर्थ कमिंग। ठीक है, तो अभी पोइट बता रहे हैं कि आपको आगे एक इंसिडेंट भी मिलेगा कि किस तरह से जो कम्युनिज्म था वो धीरे धीरे जेमिनी स्टूडियो की तरफ बढ़ रहा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। When Frank Buchman Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1953, they could not found a warmer house। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको जो पोइट हैं वो एक किस्सा शेयर करने जा रहे हैं, किसका, कम्युनिज्म का। ठीक है, कहते हैं एक फ्रैंक बुचमैन जो थे उनकी जो MRA आर्मी है उसमें अराउंड 200 विजिटर्स थे जो मद्रास में आए थे 1952, और इंडिया में वो कहीं भी उनको कोई होस्ट नहीं मिला सिवाय जेमिनी स्टूडियो के। ठीक है, और अपने आप को वो इंट्रोड्यूस कैसे करते थे कि वो इंटरनेशनल जैसे सर्कस दिखाते हैं ना कि वो हम इंटरनेशनल सर्कस करते थे, बट दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपजी एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल। ध्यान से समझेंगे इस लाइन को। ठीक है, तो पोइट कह रहे हैं कि वो ट्रेपजी में कुछ खास अच्छे नहीं थे। ट्रेपजी होता है वो जो सर्कस में स्विंग्स होते हैं ना, रिंग्स होते हैं, कुछ स्विंग्स होते हैं हवा में उछलते हैं यहाँ से वहाँ, उसे हम कहते हैं। एंड देयर एक्वेंटेंस, और सर्कस में ऐसा होता है कि अलग डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो उनके साथ वो करतब दिखाते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि ना ही वो ट्रेपजी में अच्छे थे, और जो एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, एनिमल्स के साथ जो उनकी जान पहचान थी वो डिनर टेबल पर ही होती थी। ठीक है, मतलब सर्कस में वो कुछ नहीं करते थे, हाँ, लेकिन वैसे वो नॉनवेज अपना डिनर टेबल पे खाते थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस, लेकिन फिर भी पोइट कह रहे हैं कि उनके 2 जो प्लेस थे बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। वो थे एक जॉनथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ठीक है, डेट रैन सेवरल शोज इन मद्रास, मद्रास में काफ़ी शोज वो फिट हुए अलॉन्ग विद अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, एंड द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। वहाँ के जेमिनी स्टूडियो को जो फैमिली थी उन्होंने भी बार बार उस प्लेस को देखा। एंड मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, एंड मद्रास एंड द तमिल ड्रामा community were terribly impressed, and for some years almost all the Tamil plays had a scene of sunrise sunset in the manner of the Jontham Valley, with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute। ठीक है, तो वो फेमस हुए काफ़ी प्लेज, और उनका इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि जेमिनी स्टूडियोज़ में उसके बाद जितने भी प्लेज या फिल्म्स हुई उसमें जो वैसे ही तरीके सनराइज़ के और सनसेट के अपनाए गए जैसे कि उन प्लेज में अपनाए गए थे। ठीक है,
It was some years later that I learned that the MRA was a count of a counter movement to the international communism and the big bosses of Madras like Mr. Vasant simply played into their hands. ठीक है, लेकिन उन्हें बाद में ये पता चलता है धीरे धीरे कि वो एक्चुअली में जो उनका मैसेज था, ठीक है, ये लिखा है ना, MRA was a count of counter movement to international communism. जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म फैल रहा था उसी की एक काउंटर मूवमेंट थी वो, लेकिन मिस्टर वसंत जो कि हेड थे उनको ये बातें बाद में समझ में आई. ठीक है, आई एम नॉट श्योर हाउएवर that this was indeed the case for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprise remained the same, MRA or no MRA, international communism or no international communism. The stall of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities, and it was such a change from the usual collection of the crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. ठीक है, तो अभी यहाँ पे पोइट थोड़ा सा चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जो भी उनके आने का वहाँ पे मोटिव रहा हो, MRA रहा हो या कम्युनिज्म फैलाना रहा हो या कम्युनिज्म को दबाना रहा हो, लेकिन उनके आने की वजह से वो जो स्टाफ आया था ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, एक नाइस टाइम होस्टिंग रही, जिन 200 पीपल वहाँ पे आए थे और एटलीस्ट 20 नेशनल अलग अलग, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के थे, तो एक चेंज रही थी, एक चेंज आ गई थी जेमिनी स्टूडियो में. नहीं तो जनरली जेमिनी स्टूडियो में वही फिल्म की शूटिंग चलती थी, वही मेकअप एंड ऑल डैट, सो इसमें एक चेंज देखी गई. ठीक है, सो अ फ्यू मंथ लेटर द टेलीफोन लाइन्स of the big bosses of Madras buzzed and once again we at the Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. ठीक है, तो क्योंकि वो एक ऐसा स्टूडियो था वहाँ विजिटर्स आते रहते थे, तो वहाँ पे एक और विजिटर ने आना था, and this was he was a poet from the England and the only poet from England the simple Gemini star knew or heard of were Wordsworth and Tennyson and the more literate one knew of Keats. ठीक है, अब यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियो को जो लोग थे, जो जब उन्हें पता चला तो वो तो सिर्फ यही कुछ पोइट्स जिनके बारे में जानते थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गया, या टेनिसन हो गया, या ज़्यादा कीट्स हो गया, शैली, ब्रायरन, एंड वन और टू माइट हैव मेनली कम टू नोट समवन बाय द नेम ऑफ इलियट ऑल्सो, बट हु वॉज द पोइट विजिटिंग. लेकिन जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे वो सिर्फ पोइट ही नहीं, वो एक एडिटर थे. डेट्स वाई द बॉस गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन वसन, बिकॉज वो